हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बिहार के वीकली करंट अफेयर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। बिहार का जो वीकली करंट अफेयर्स होगा ये आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मेंस में भी आप जो जीएस का जो पेपर लिखते हैं, जीएस पेपर 1 और 2 ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। साथ ही साथ आपका जो एसे का पेपर है, उस एसे के पेपर में भी आप इस आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस है बिहार का जो लोकल न्यूज पेपर से कंटेंट को तैयार करना, क्योंकि बिहार का जो लोकल न्यूज़ है उसे बहुत कम कवर किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल्स पे डिस्कस करेंगे और जो फैक्ट्स पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है, पहले मैं ब्रीफली आइडिया दे दे रहा हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर हम लोग जारी रिपोर्ट देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट को देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग देख लेंगे एक बहुत अच्छा आर्टिकल्स है जिसमें बताया गया है कि 2050 तक बिहार का जो जो जल स्तर है, वाटर ग्राउंड लेवल है, वो गिर सकता है। ठीक है, यानी जल स्तर वाटर ग्राउंड में क्या हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है। तीसरा जो हम लोग आर्टिकल्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल्स होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पटना कलेक्ट्रेट में जो 8 पिलर्स थे पटना सेक्रेटेरिएट में, उस 8 पिलर को जो डच पीरियड में बने थे उसको बिहार गवर्नमेंट संरक्षित कर रही है। डच पीरियड में पटना सेक्रेटेरिएट में जो पिलर थे उसको सरकार क्या कर रही है, संरक्षित कर रही है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पटना का जो कलेक्ट्रेट में जो पिलर हैं वो किस पीरियड में बनाए गए हैं। उसके बाद हम लोग सासाराम के बारे में पढ़ेंगे, सासाराम के मकबरा के बारे में पढ़ेंगे जो शेर शाह द्वारा बनाया गया था, और उसमें जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उन सारे टूरिस्ट प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें बताया गया है, इस आर्टिकल्स के बारे में, इस आर्टिकल्स में बताया गया है कि सासाराम में टूरिस्ट प्लेसों की जो संख्या है वो बढ़ी है। नेक्स्ट में जो हम देखेंगे कि बिहार सरकार ने एक पोर्टल की स्थापना की है। उस पोर्टल का नाम है यू डाइस पोर्टल, है ना। इस पोर्टल में क्या क्या चीज़ों पे सरकार जो है रख रही है, इस पॉइंट पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके पश्चात देखेंगे कि केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार का समस्तीपुर जिला को पेयजल स्वच्छता के मामले में रैंकिंग 1 दिया गया है। तो इस पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। छठा जो पॉइंट हमारा होगा वो होगा कि पश्चिमी चंपारण का एक चावल है, जिस चावल का नाम जो है मरचा चावल है, उसको जीआई टैग देने की बात सरकार कर रही है। ये सासाराम का है। उसके पश्चात जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, बिहार सरकार जो जातिगत जो जनगणना का जो सर्वे करवा रही है, उस पॉइंट पर हल्का सा डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। एक जो है, बिहार को फिल्म निर्माण उद्योग का दर्जा देने की बात की गई है और इसके लिए जो है राजगीर में बनाया जा रहा है, फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। उसके पश्चात नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुपोषण के मामले में 7वें नंबर पर होगा बिहार। इसमें बिहार को 7वां रैंकिंग दिया गया है कुपोषण के मामले में। तो इसमें और स्टेट का भी हम लोग रैंकिंग को देख लेंगे। तो इसमें 7-8 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से जो कवर किया गया है उस पॉइंट पर, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें जो कहा गया है कि देश का 5वां जो सबसे प्रदूषित जिला जो घोषित किया गया है वो भागलपुर को
घोषित किया गया है। और बिहार का सबसे प्रदूषित शहर जो स्मार्ट सिटी है वो भागलपुर है, लेकिन पटना में भी प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ा है। ठीक है, इसमें जो है कहा गया है कि देश भर में, यहाँ पर देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भागलपुर बिहार का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, वहीं देश भर में ये 5वां सबसे प्रदूषित शहर रहा। मंगलवार को यहाँ प्रदूषण का स्तर 2222 था। वहीं पटना का AQI मंगलवार को 176 था, मुजफ्फरपुर का इतना था 181 था, बेतिया का इतना था। कहने का मतलब है कि आपको सारा इंडेक्स याद नहीं रखना है, लेकिन इतना याद रखना है कि भागलपुर का जो स्थिति है पूरे इंडिया में 5वां स्थान पर है, और पटना का जो प्रदूषण का जो लेवल का जो स्तर बढ़ा है वो ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझ जाइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वायु की गुणवत्ता को मापने का एक इकाई है। यानी एयर का क्या क्वालिटी है उसको हम लोग नापते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। अगर 50 AQI को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच AQI जो है अलार्म है, यानी कंडीशन अच्छा नहीं है। अगर 101 से 150 के बीच है तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसको? बच्चे को, बुजुर्ग को, सांस की बीमारी वाले मरीजों को घर बाहर तक निकलने से मना कर दिया जाता है। यानी इतनी कंडीशन खराब है 101 से 150 के बीच अगर। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बिहार में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो सब कितना जा रहा है। आप देखिए ऊपर वाले डेटा में मुजफ्फरपुर का, भागलपुर का 222 है, पटना का 176 है, यानी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये, तो इसलिए अगर देखा जाए तो बिहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है खराब है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर 101 से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है तो उसकी स्थिति खराब मानी जाती है। ठीक है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जो श्वास संबंधी बीमारी से गुजर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, बिहार में 2050 में आ सकता है जल संकट। इस आर्टिकल्स में लिखा हुआ कि बिहार में 2050 में जल संकट आ सकता है। बारिश के बदलते पैटर्न से घट रही है सतही जल की उपलब्धता। क्योंकि बिहार में जो बारिश का जो पैटर्न है उसमें क्या आ रहा है? गिरावट आ रहा है। ठीक है, बारिश का पैटर्न में चेंजिंग आ रहा है। ये प्रभात खबर का है। मैं पूरे आर्टिकल्स को नहीं लिया हूँ, जितना आपको ज़रूरत है उतना पढ़ लीजिए। मौसम में आए बदलाव के चलते बिहार में बारिश के पैटर्न में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पिछले 5 साल में भारी बारिश की संख्या में दोगुना तक इजाफा हो गया है। ठीक है, यानी बिहार में जो मौसम का जो पैटर्न है वो उसमें बदलाव हुआ है। और 5 सालों में अगर बारिश का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बारिश दोगुना बढ़ी है। 2015 में प्रदेश के 38 जिलों में औसतन भारी बारिश के स्पेल की संख्या 200 के आसपास रहा करती थी, जबकि अगले 5 सालों में 2021 में इसकी 433 संख्या तक पहुंच गई है। ठीक है, 38 जिलों में औसत भारी वर्षा का स्पेल यानी पैटर्न की बात कर रहा है ये। वर्ष 2022 में सामान्य से 39% बारिश कम के बाद भी भारी बारिश के स्पेल की संख्या 235 रही है। बावजूद इसके भूजल स्तर में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। कारण क्या है? कारण है कि मौसम का पैटर्न में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो पानी का जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पानी नदियों के जरिए बह जा रहा है। जो भी बारिश हो रहा है वो नदियों के जरिए बह जा रहा है। बारिश के इस बदले ट्रेंड का सीधा असर सतही जल की उपलब्धता पर पड़ा है। कृषि रोड मैप बताती है बिहार का कि 2001 में प्रति व्यक्ति सतही जल की उपलब्धता 1594 घन मीटर थी। 2017 में घट करके 1213 घन मीटर रह गई, और 2025 में घट करके 106 घन मीटर, और 2050 में घट करके 635 घन मीटर तक रह जाने की
आशंका है। तो ये है आपका पूरा ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, भारत बिहार का सतही जल की, भूजल स्तर की क्या स्थिति है इस पॉइंट पर। 2050 में होगा पानी संकट। बिहार में कुल सतही जल कितना है? 132 बिलियन क्यूबिक मीटर है, लेकिन वर्ष 2050 में बिहार को कुल सतही जल की अनुमानित उपलब्धता 145 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। ठीक है, तब हमें अधिक पानी की जरूरत होगी। इसकी पूर्ति के लिए हमारे पास विकल्प सीमित होंगे। जानकारों के अनुसार बिहार में जो भी बारिश का पानी हो रहा है उसको संचय करने की जरूरत है। विशेषज्ञों का क्या मत है कि मानसूनी सीजन में बारिश को नहीं सहेजा गया तो बिहार जबरदस्त जल संकट की देहरी पे खड़ा हो सकता है। ठीक है, और हिमालय की तलहटी वाले इलाके में भारी बारिश की मात्रा वहां बरसे कुल पानी में 75% तक है। ठीक है, दक्षिण बिहार में बारिश वाले दिनों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। इस आर्टिकल्स का मतलब आप समझ गए ना? इस आर्टिकल्स का मतलब है कि बिहार में बारिश बढ़ा है, लेकिन बारिश का पैटर्न में चेंजिंग आया है। ठीक है, दूसरी बात है कि वाटर का जो कंजर्वेशन यानी जो संरक्षण होना चाहिए था जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं हो रहा, और नदियों के द्वारा पानी जो है बह करके समुद्रों में चला जा रहा है। अगर हम वाटर का कंजर्वेशन नहीं करें तो 2050 में स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। ये तो बहुत शॉर्ट न्यूज है। पटना कलेक्ट्रेट में हेरिटेज के रूप में संरक्षित होंगे 8 पिलर, और ये 8 पिलर जो है डच पीरियड में है। आपसे पूछा जा सकता है कि पटना कलेक्ट्रेट में जो पिलर बनाए गए हैं वो किस पीरियड के हैं? क्या वो फ्रांसीसी पीरियड के हैं, अंग्रेज पीरियड के हैं, या डच पीरियड के हैं? तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट है, सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा, प्राकृतिक खूबसूरती से लेकर ऐतिहासिक स्थल तक है टॉप टूरिस्ट प्लेस। इसमें बताया गया है, ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज है। इसमें बताया गया है कि सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा है उसके अतिरिक्त जो है और कौन सा टूरिस्ट प्लेस है जहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने से बिहार सरकार का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार के प्रमुख जिलों में एक रोहतास है। ये जिला क्या है? सासाराम है। इस जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? सासाराम में है। ठीक है, अगर टूरिस्ट प्लेस की बात किया जाए तो सासाराम में कई ऐसे प्लेस है जो आपको बेहद पसंद आएंगे। छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सासाराम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्रकार जितने भी जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं सासाराम में सबके बारे में लिखा गया है। जैसे चौरासन मंदिर के बारे में लिखा गया है। ये कहाँ पर है? रोहतास प्रखंड से करीब 2 घंटे की दूरी पर चौरासन मंदिर है, और यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। ठीक है, रोहतासगढ़ किले के पास स्थित इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, इसलिए इस मंदिर का नाम चौरासन पड़ गया है। तो ये चौरासन मंदिर किसका है? शिव मंदिर का है। आपसे पूछा जा सकता है कि चौरासन मंदिर बिहार के किस जिले में है? ठीक है, तो रोहतास आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है धुआं कुंड और मझर कुंड। ये दोनों कुंड कहाँ पर है? ये रोहतास में। देगा, अगर आपको पहाड़ों का घूमने का शौक है तो सासाराम का मझर कुंड और धुआं कुंड देख सकते हैं। ये कैमूर पहाड़ियों की चट्टानों से पानी की एक धारा टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है। जो सासाराम में जो कैमूर की जो पहाड़ियाँ है ना, उस कैमूर की पहाड़ियाँ से पानी का बहाव होता है टेढ़े मेढ़े रास्ता से। ठीक है, और जा करके 130 फीट की ऊंचाई से ये पानी नीचे गिरती है, और इस प्रकार इस जलप्रपात से चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगते हैं। वीकेंड पर इस टूरिस्ट प्लेस पर आप जा सकते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट आया वो ये पूछा जा सकता है कि धुआं कुंड और मझर कुंड कहाँ पर है? नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा। इसको तो आप लोग जानते हैं, शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में। रोहतासगढ़ किला के बारे में, ये कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है, 28 वर्ग मील तक फैला हुआ है। इस किले में कुल 83 दरवाजे हैं, जिसमें घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढ़ा घाट है। ये सारा कुछ पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में।
घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट कहाँ पर है? तो ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। किले में प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी सफेद खूबसूरत लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहितस्व ने करवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस किले का निर्माण किसने कराया था? रोहतासगढ़ किले का निर्माण तो रोहितस्व करवाए थे। और ये रोहितस्व कौन है? राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे। किले के भीतर आज भी रंग महल, शीश महल और पंच महल, रानी का झरोखा समेत अनेक दरबार हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके पश्चात आप तूतला भवानी झरना आप देख सकते हैं। तूतला भवानी झरना भी कहाँ पर है? ये आपको रोहतास में है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर एक जलप्रपात है। उसके पश्चात आप देखिए, बिहार सरकार ने एक पोर्टल स्टार्ट की है। नेक्स्ट न्यूज है ये हमारा, बिहार सरकार एक पोर्टल स्टार्ट की है, यू डायस पोर्टल। ठीक है। यू डायस पोर्टल में क्या है? स्कूल एंड फैसिलिटी प्रोफाइल एंड टीचर प्रोफाइल्स के अलावा अब स्टूडेंट प्रोफाइल पर भी अपलोड करना होगा। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट प्रोफाइल में स्कूलों की ओर से बच्चों की डिटेल अपलोड करने से बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में तेजी आएगी। स्कूली बच्चों को स्कूली बच्चों को क्या किया जाएगा? पोशाक राशि, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक की प्राप्ति में पहले से अधिक आसानी होगी। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे होगा। बच्चे कितने अटेंडेंस हो रहा है, बच्चों का कौन सा फैसिलिटी मिला, जो सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार सरकार के बच्चों को फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है, वो बच्चों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इस पोर्टल से आप जान सकते हैं। साथ ही साथ टीचर्स का भी प्रोफाइल को अपलोड करना होगा। टीचर कितने दिन एब्सेंट हो रहे हैं, क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, बच्चों का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये सारे पोर्टल्स को आप देख सकते हैं। पोर्टल्स पर आप सूचना ले सकते हैं। उसके बाद बिहार का समस्तीपुर इस मामले में देश में सबसे अव्वल केंद्र सरकार ने जारी की रैंकिंग। ये बिहार का जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर में क्या है? समस्त पेयजल और स्वच्छता विभाग में पूरे देश भर में पहला स्थान मिला है। इस न्यूज को आप पढ़िए, केंद्र सरकार की ये प्रभात खबर की न्यूज है। केंद्र सरकार की पेयजल स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी 2023 के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर शेखपुरा है, तीसरे नंबर पर सुपौल है। यानी पहले नंबर पे कौन है? समस्तीपुर, दूसरे नंबर पे शेखपुरा और तीसरे नंबर पे सुपौल है और चौथे नंबर पर बांका जिला है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा समस्तीपुर, शेखपुरा और सुपौल को आप लोग याद रखिएगा। बांका चौथे स्थान पर है। और और साले और सारे स्टेट की क्या रैंकिंग है उसको देख लीजिए। देखिए 1 to 10 रैंकिंग जो होगा उसमें समस्तीपुर को देखें हम लोग, शेखपुरा को देखें, सुपौल को देखें। ठीक है। उसके पश्चात जो हम लोग देखे हैं बांका को देखें। और अगर स्टेट में देखा जाए तो तमिलनाडु का जो वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है ये नंबर फर्स्ट है, ओवर मतलब 5वें रैंकिंग पर है वेल्लोर तमिलनाडु का। और ओवरऑल में तो हमारा समस्तीपुर है ही। उसके पश्चात पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मरचा चावल को, ये जो मरचा चावल है पश्चिमी चंपारण का, ये काफ़ी सुगंधित चावल है और इसको सरकार जो है जीआई टैग देने की बात की गई है। और इससे क्या होगा? वैश्विक स्तर पर हमारे जो खाद्यान्न है उसकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। ठीक है, ब्रांडिंग बढ़ेगी। तो बिहार का पश्चिमी चंपारण जिले के सुगंधित मिर्चा या मिर्चा धान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल हुआ है। धान की इस स्वदेशी किस्म का उत्पादन बिहार के केवल पश्चिमी इलाके में होता है। यह जानकारी जीआई जनरल में प्रकाशित की गई है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुगंधित मरचा या मिर्चा धान को कहाँ पर जीआई टैग दिया जा रहा है? बिहार के पश्चिमी चंपारण को डिस्ट्रिक्ट के लिए। बिहार में अब तक 6 कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसमें जर्दालू आम, ठीक है, भागलपुर का कतरनी चावल, भागल मुजफ्फरपुर का शाही लीची, मगध क्षेत्र का मगही पान, मिथिला का मखाना को मिला गया है। ठीक है। यानी क्या क्या मिला? जर्दालू आम, भागलपुर में जर्दालू आम है,
और कतरनी चावल मुजफ्फरपुर। जर्दालू आम भागलपुर का कतरनी चावल, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मगध क्षेत्र का मगही पान और मिथिला का मखाना को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा क्या है, हस्तशिल्प में मंजूषा कला, सूजनी कढ़ाई का काम, एप्लिक घटवा वर्क, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग और सिलाव के खाजा को भी जीआई टैग हासिल हो चुका है। तो इतने सारे आपका फैक्ट्स हैं। उसके पश्चात जो है आप आ जाइए, जीआई टैग मिलने से क्या होगा कि उत्पादों की ब्रांडिंग स्थिति अच्छी होगी, निर्यात को बढ़ावा होगा, सरकार का एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का जो एग्रीकल्चर जो टूरिज्म है, एग्रीकल्चर पर्यटन, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। लोग आकर के विदेशों से देखने आएंगे, दूसरे स्टेट से लोग देखने आएंगे। साथ ही साथ बिहार सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। बिहार सरकार जो है जातिगत सर्वे शुरू की गई है, ये 4 अप्रैल 2023 का न्यूज है, ठीक है। और बिहार आप किस जाति के हैं इसके लिए क्या है, सबको एक जो है कोडिंग दिया जाएगा, ठीक है। एक पोर्टल और ऐप विकसित किया जा रहा है जिसमें सभी जातियों के लिए क्या होगा, बिहार में जो 215 जातियां हैं उसके लिए एक अलग कोड निर्धारित किया जाएगा कि किस जात का कोडिंग क्या है। कोडिंग होने से बहुत ज़्यादा विवाद संभलेगा, लोग नहीं जान पाएंगे कि किस जाति की संख्या कितना है, ठीक है। तो इसको पब्लिक में थोड़ा सा इनडायरेक्ट करने के लिए कोडिंग सिस्टम को किया गया है। बिहार में फिल्म निर्माण राजगीर सिटी में किया जा रहा है और बिहार में फिल्म निर्माण को मिलेगा उद्योग का दर्जा, एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। और इसमें फिल्म सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, तो फिल्म सिटी जो है राजगीर में बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके पश्चात आप आ जाइए नेक्स्ट न्यूज पर। ये है कुपोषण के मामले में 7वें नंबर पर बिहार, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, ठीक है। कुपोषण के मामले में बिहार कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पर है। और बिहार की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा खराब है, इस चीज़ को अभी हम लोग देख लेते हैं। और सारे कुपोषण का एक मानक क्या है, देखिए बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों की मतलब इतने कुपोषित बच्चे हैं। कुपोषण का एक मानक है अति गंभीर रूप से कुपोषित, ठीक है। देश में इस मामले में बिहार का स्थान 7वां है। यहाँ पर 8.8% जो बच्चे हैं वो अति गंभीर कुपोषित है, ठीक है। उसके पश्चात जो है पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। अगर कुपोषण के मामले में देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो रैंकिंग है वो क्या है, पहले नंबर पर है। 10.9% बच्चे ऐसे हैं महाराष्ट्र में, और बिहार में कितना है 8.8%। नाटेपन में यानी बच्चों की हाइट छोटापन में मेघालय के बाद जो है, ये मेघालय के बाद जो है बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। मेघालय में नाटापन 46.5% है तो बिहार में 42.7% है, ठीक है। यानी नाटेपन के मामले में दूसरे स्थान पर है बिहार। इतना डीप नहीं पूछेगा, केवल आप लोग कुपोषण वाला याद रखेंगे। उसके पश्चात जो है दुबलेपन में देखिएगा तो बिहार का स्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। यानी ओवरऑल देखिएगा तो 7वां स्थान है, और अगर नाटेपन में देखिएगा तो दूसरा स्थान है, और दुबलापन में देखिएगा तो तीसरा स्थान है। यही रैंकिंग है, ठीक है। उसके पश्चात आप नेक्स्ट पे आ जाइए। तो बस आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है कि सेशन ठीक रहा। जो भी सुधार हो करने की ज़रूरत होगी आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।